अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर 3 है आज। हम कूलम्स लॉ कर चुके थे और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स कूलम्स लॉ से हमने मैकेनिक्स 11th को क्लब करके कई चैप्टर्स को मिला मिला के देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आपस में कोरिलेट होती हैं, चैप्टर्स की थ्योरी कोरिलेट होती है। वहीं से काइनेमेटिक्स को ऐड करते हुए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो कूलम्स लॉ को काइनेमेटिक्स से ऐड करेगा। तो चलिए शुरू करें। एक चार्ज है, मान लीजिए +Q1, और इससे किसी R1 डिस्टेंस पे मेरा चार्ज है Q2, ये भी पॉजिटिव है। Q2 वाले का मास m है, मुझे फर्स्ट वाले से लेना देना नहीं है। इनके बीच का सेपरेशन R1 है और ये वाला चार्ज जो Q1 है वो मैंने फिक्स कर रखा है और Q2 को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, जिसको मैंने इस इंस्टेंट पे रिलीज़ किया है, या ये कह लें कि टाइम t=0 पे मैंने इसको रिलीज़ किया तो ड्यू टू रिपल्शन ये भागने वाला है, आगे की तरफ जाएगा और जाते जाते इसका सेपरेशन बढ़ता जाएगा और ये कभी ना कभी किसी R2 सेपरेशन पे हो चुका होगा। लेट अस से दिस सेपरेशन इज़ R2। जब ये इस सेपरेशन R2 पे पहुंच चुका होगा, उसकी राइट साइड में कोई वेलोसिटी होगी v, और ये v ही मुझे बतानी है कि जब Q2 m मास का पार्टिकल R2 सेपरेशन पे हो जाएगा Q1 से, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। प्रॉब्लम क्लियर है? इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें। देखें, जब भी कभी ऐसी बात हो तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि शुरुआत में रिलीज़ किया गया है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी पक्का पक्का ज़ीरो है। ज़ीरो वेलोसिटी के बाद किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, यानी वेलोसिटी बढ़ती है, यानी वेलोसिटी में चेंज आता है, यानी कि कोई ना कोई एक्सेलरेशन मौजूद है। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज़ F/m। ये न्यूटन सेकंड लॉ बताता है। फोर्स कौन सी लग रही है, तो मैं एक ही तरह की फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ K Q1 Q2/r²। और अगर मैं m से डिवाइड कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। और गौर से देखो तो R1 से लेके R2 तक डिस्टेंस जाने में इसके बीच का सेपरेशन लगातार चेंज हो रहा है, यानी ये R लगातार चेंज हो रहा है। अगर ये R लगातार चेंज हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो जब भी कभी ऐसे वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस आए तो हमें मान के चलना चाहिए। प्रोसीजर किस तरह का है इसको सॉल्व करने का, एक स्टैंडर्ड मेथड है, हम लोगों ने 11th में खूब किया है, तो ध्यान रखेंगे। देखो, मैं किसी जनरल एक्स सेपरेशन पे जाता हूँ और एक्स सेपरेशन पे जाके इस पर फोर्स लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फोर्स एट एक्स क्या होगी, तो मैं वो लिखूँगा 1/4πε0 Q1 Q2/x²। और अगर मुझे उसी सेपरेशन पे एक्सेलरेशन लिखना हो तो मुझे लिखना चाहिए 1/4πε0 Q1 Q2/x² इंटू 1/m। फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन। तो किसी x डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे पता है। अब मेरे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मुझे मालूम होता था और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे पता होता था, ये मैंने 11th में पढ़ा है। ये दो तरह से मुझे एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन होते हैं। जब भी कभी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे दिया गया हो तो मुझे मान के चलना चाहिए कि एक्सेलरेशन को लिखना चाहिए dv/dt। और जब भी कभी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो तो एक्सेलरेशन को लिखने का बेस्ट तरीका है v/dv/dx। मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो एज अ फंक्शन ऑफ x है, इसलिए मुझे इस तरह के इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन का इस्तेमाल देखें क्या है भाई। तो मैंने एक्सेलरेशन को लिखा 1/4πε0, फिर यहाँ लिखा Q1 Q2/m और यहाँ लिखा 1/x²। और ये वैल्यू v/dv/dx के बराबर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम इस तरह लिखते हैं। अब क्या करें, एक्सेलरेशन में dx को उठा करके ऊपर ले जाएं। तो हमने लिखा 1/4πε0 Q1 Q2/m और फिर लिखें यहाँ पे dx/x², और यहाँ लिखें v/dv। इंटीग्रेट करें। जब हम किसी R1 डिस्टेंस पे थे उस वक्त हमारी वेलोसिटी ज़ीरो थी, क्योंकि उन्हें पकड़ के रखा हुआ था। फिर यहाँ से हम किसी R2 डिस्टेंस पे चले गए और R2 डिस्टेंस जाने पे मेरी वेलोसिटी v हो गई। यही तो लिमिट्स हैं, बिल्कुल। अब हम क्या करें, v/dv का इंटीग्रेशन बनेगा v²/2 0 से लेके v तक, और ये 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। Q1 Q2/m ये भी बाहर रहेगा, और इस 1/x² का इंटीग्रेशन जो है वो बन जाएगा -1/x, किसी R1 से लेके किसी R2 तक। अब आगे बढ़ें, सॉल्व करें, इसको लिखें v²/2 - 0 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/m,
और आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो लिमिट्स बदल जाएंगी, लोअर अपर हो जाएगी, अपर लोअर हो जाएगी, और यहाँ से v की वैल्यू जो है वो आ गई 2q1 q2/4πε0 m, और यहाँ रहा 1/r1 माइनस 1/r2, और ये रहा इसका स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू है हमारे v की। यही हमारा आंसर है, और अच्छा सवाल। गौर से देखो, काइनेमेटिक्स को भी इसमें ऐड कर लिया है, सिंपल इजी प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा सवाल है। अब आगे बढ़ें और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरफ, आइए देखिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हेडिंग डालते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है समझें। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एक सोर्स चार्ज रखा है, मान लो Q1, कोई सोर्स चार्ज रखा है Q2, कोई सोर्स चार्ज रखा है Q3, कोई सोर्स चार्ज रखा है Q4, और ऐसे और भी हैं। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q0। हम ये कहें, लेट्स कलर चेंज, ये ग्रीन हो गया, कि इसकी दूरी R1 है, इससे दूरी R2 है, Q3 से दूरी R3 है, Q4 से दूरी R4 है। तो इस पर Q1 फोर्स लगा रहा होगा, लेट अस से F1, Q2 लगा रहा होगा कुछ फोर्स F2, Q3 लगा रहा होगा कुछ फोर्स F3, और Q4 लगा रहा होगा कुछ फोर्स F4। तो जो इस पार्टिकल पर यानी कि टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स लगने वाली है, मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ, वो सारी फोर्सेस का, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होने वाली है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर एक टेस्ट चार्ज पे एक से ज़्यादा सोर्स चार्जेस एक ही साथ फोर्स लगा रहे हों, तो हम ऐसा मान के चलें कि सारे सोर्स चार्जेस एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और अकेले अकेले सेपरेटली उस Q0 पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, जिनको हम F1, F2, F3, F4 बोल रहे हैं। ये इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, अगर चार्जेस अकेले होते तो कितनी फोर्स लगती है वो चीज़ है। और ऐसी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम हमारे टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स के बराबर आएगा। ठीक है, ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। इसको और कैसे देखा जाता है और किस तरह लिखते हैं, तो इसको नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसकी अच्छी सी एक भाषा की तरह इसको बना के लिखते हैं। गौर से देखो, मान लो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये और यहाँ से मेरे पास ये z, मैं इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, इसको z बोल देता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम कैसे लेना चाहते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है, सोर्स चार्ज है, कोई चार्ज Q2 है, सोर्स चार्ज है, कोई चार्ज Q3 है, सोर्स चार्ज है, मैं यही मान के चल रहा हूँ। और यहाँ पर रखा हुआ है मान लो कोई Q0 चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, मैं इधर टेस्ट लिख देता हूँ। अब क्या करें कि सबकी सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर्स लिख लें। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R4 है, और ये हमारा जो Q0 है इसका पोजीशन वेक्टर देखो तो मैं इसको R0 बोल देता हूँ। अगर सारे चार्जेस पॉजिटिव नेचर के मैं मान के चल रहा हूँ तो जो टेस्ट चार्ज पे Q1 की वजह से फोर्स लगेगी वो इस दिशा में लगेगी, और ये जो दूरी है ये कहलाएगी R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ट्रायंगल लॉ लगा दिया मैंने, ठीक है। और ये Q3 से जो फोर्स लगेगी वो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग Q0 एंड Q3 होगी, और क्योंकि दोनों मैंने पॉजिटिव माने हैं तो डायरेक्शन तो यही होने वाली है। तो इस R वेक्टर को मैं लिखूंगा R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। इसी तरह से Q2 वेक्टर है, इसको भी इससे मिला दीजिए, ये कहलाएगा R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये तीन फोर्सेस आ जाएंगी। मैं कहूँगा फोर्स ऑन जीरो पार्टिकल यानी नॉट पार्टिकल यानी टेस्ट पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो मैं इसको लिखूँगा 1/4πε0 Q1 Q0 बाय R0 माइनस R1 के मॉड का स्क्वायर। यही तो होता था, बीच का सेपरेशन तो यही है। गौर से देखो, अगर सेपरेशन की बात करो तो सेपरेशन तो बेटा यही आने वाला है,
तो वो सेपरेशन मैंने लिख लिया। मॉड क्यों लिखा सर? क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना होता था, पर यहाँ तो आपने वेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस R0 माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन में अगर कोई मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाए जिसको मैं R01 वेक्टर बोलूँगा, तो यहाँ लगा देते हैं R01 यूनिट कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर लगा दिया, अच्छी बात, डायरेक्शन बन गई। इसी तरह से F02 निकालना हो तो क्या करेंगे? F02 निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाय मॉड ऑफ R0 माइनस R2 का होल स्क्वायर और R02 का कैप, मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इसी तरह से F03 निकालना चाहो तो क्या होगा? दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 बाई मॉड ऑफ R0 माइनस R3 वेक्टर का स्क्वायर और फिर ये R03 का कैप। व्हाट इज R03? वो तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर लगाने से मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन तो असाइन हो ही जाती है। अब जो एफ नेट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो फोर्स नेट आएगी वो इस तरह आएगी कि सारी फोर्सेस का वेक्टर सम, यानी कि F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर। अब गौर से देखो, F01 वेक्टर को तुम क्या लिख रहे हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई मॉड ऑफ R0 माइनस R1 का स्क्वायर R01 का कैप प्लस F02 को क्या लिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाय मॉड ऑफ R3 माइनस R0 माइनस R2 का स्क्वायर R02 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 बाई मॉड ऑफ R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ठीक है ना? R3 वेक्टर का स्क्वायर और ये R03 का कैप। इसमें देखो पूरी इक्वेशन के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक Q0 मैं कॉमन ले सकता हूँ, और ये कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा Q1 बाई R0 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 R0 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R02 कैप, इधर 2 लगाना था, प्लस Q3, चार्जेस को साइन के साथ ही रखेंगे, R3 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R03 कैप। ये ऐसे। अब देखो मैंने 3 चार्जेस लिए इसलिए 3 टर्म्स आ रहे हैं। आप 4 5 6 चार्जेस ले लेते और टर्म्स जुड़ते जाते और जितने भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक, देखें क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q0 टेस्ट चार्ज बाहर। मैं अंदर को देखो कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा, यानी कि मैं एक ही जैसे टर्म्स को सम कर रहा हूँ, समेशन कर रहा हूँ एक ही जैसे टर्म्स का, तो मैं ऐसा लगा सकता हूँ और फिर लिखूँगा QI। ये I क्या है? I का मतलब है कि मैं कौन से नंबर के पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, Q1 की बात कर रहा हूँ, Q2 की बात कर रहा हूँ, तो I की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, यानी I बराबर 1 से लेके n तक जा रहा है जितने पार्टिकल्स मेरे पास मौजूद हैं, डिवाइडेड बाई R0 को देखो तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो R1 है वो R2 हो गया, R3 हो गया पार्टिकल बदलने से, यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ RI इसका स्क्वायर। R0 तो नहीं बदल रहा लेकिन 1 2 3 तो बदल रहा है, तो यहाँ भी I लगा दें, ये बन गया। गौर से देखो, ये बन गया अपना एफ नेट वेक्टर। ये स्टेटमेंट जो लिखी गई, ऑल्दो लॉ तो वही है सुपरपोजिशन का जो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल जो नेट फोर्स होगी वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगी, लेकिन उसको लिखने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो ये है जो अभी आपके सामने लिखा। तो अगर किताब में आप इतना गंदे सा कुछ देखें तो डरे नहीं, उसको लिखने का तरीका जो है एक बार वीडियो देखें और गो थ्रू करें इसको कि कैसे मैंने लिखा है, गौर से सुने, तो एकदम आसान है। आई होप आसानी से एक बार में ही आ गया होगा। तो ये लिखने का तरीका है। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्सेस को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बार बार इस फॉर्मेट में लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए या स्टेटमेंट के लिए, थ्योरी के लिए आता है। सवालों को तो हम बिल्कुल वैसे लगाएंगे लॉजिक से जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। ठीक, तो कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से हो भी जाएगी। यहाँ से कुछ नई प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। पेंडुलम प्रॉब्लम। ये पेंडुलम प्रॉब्लम मैं 3 बार पढ़ाता हूँ, मतलब अभी एक पेंडुलम प्रॉब्लम आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं दूसरी प्रॉब्लम बताऊँगा, फिर तीसरी प्रॉब्लम बताऊँगा, लेकिन तीनों प्रॉब्लम्स एक समय पर नहीं होंगी। आज के लेक्चर में एक प्रॉब्लम, 2-3 लेक्चर के बाद पेंडुलम प्रॉब्लम फिर से रिवाइव होगी।
है। व्हाट इज पेंडुलम सुने। ये दो थ्रेड्स हैं मेरे पास, इंसुलेटिंग है, इनमें छोटे छोटे पॉइंट मासेस मैंने बांध रखे हैं, मास एम, चार्ज क्यू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है, और मैंने ये कह दिया है कि ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। ठीक, अगर इंसुलेटिंग है और दोनों के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो तुमको दिखाई देगा कि ये रिपेल करने वाले हैं, और रिपेल करने के बाद ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी फोटो दिखाई देगी जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे, रुकेंगे, सेटल होंगे। तो इनको हमने सेटल कर दिया। क्योंकि मैंने इनके मासेस बराबर ले रखे हैं, इस वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वर्टिकल से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वैसे एक्शन रिएक्शन होती है तो फोर्स तो बराबर ही लगनी है, ये वर्टिकल से दोनों के दोनों बराबर एंगल सबटेंड करके इक्विलिब्रियम में आएंगे। ठीक, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये लेता हूँ। ठीक, अब गौर से देखो, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन बेटा ये है। अब इस पर इस तरफ लग रही होगी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ये सेपरेशन ये है, येलो वाला जो मैंने बनाया अभी आपके सामने। ठीक, ये सेपरेशन है। अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को एल ले रहा हूँ तो ये जो आधी दूरी है ये एल साइन थीटा बनेगी। आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखें, साइन थीटा यही बनेगा, और फिर ये आधी दूरी भी एल साइन थीटा बनेगी। तो जिसकी वजह से ये जो बीच का सेपरेशन है वो 2L साइन थीटा बनने वाला है, और मैं इसका स्क्वायर भी कर देता हूँ, स्क्वायर हो गया। पीछे की तरफ क्या लगेगी, गौर से देखो, अलॉन्ग द स्ट्रिंग टेंशन लगेगी। नीचे की तरफ क्या लगेगा ब्लॉक का, mg, जो पार्टिकल लिया आपने। अब देखो, मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, अगर इक्विलिब्रियम है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ऊपर की तरफ टेंशन का कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और अंदर की तरफ टेंशन का कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। दुनिया अगर इक्विलिब्रियम में इस सिस्टम को बताती है तो फिर मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि टी कॉस थीटा की सीधी सीधी वैल्यू mg के बराबर, और टी साइन थीटा की सीधी सीधी वैल्यू जो है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई 2L साइन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और कोई भी सवाल इस पेंडुलम प्रॉब्लम का इन दो इक्वेशंस के अंदर हो जाता है। तो जितने क्वेश्चंस आपके बनेंगे हमारी शीट में या किसी किताब में, वो इन दो क्वेश्चन से 100% बन जाने वाले हैं। इसके अलावा कोई और बहुत बड़ा जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है। ये कंसेप्ट है पेंडुलम प्रॉब्लम का। ध्यान रखें, मैंने जानबूझ के मासेस बराबर ले रखे हैं। अगर मासेस बराबर हैं तो ये एंगल्स बराबर हैं, अगर मासेस बराबर नहीं हैं तो फिर ये एंगल्स भी बराबर नहीं होने वाले किसी कीमत पर। और चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने क्या किया है, मासेस को बराबर ले रखा है, वरना एंगल बराबर नहीं होते। ठीक है, इसी पेंडुलम प्रॉब्लम में मैं आपको एक पेंडुलम प्रॉब्लम और करा देता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मैंने दोनों पॉजिटिव चार्जेस लिए थे, अब की बार मैं पेंडुलम प्रॉब्लम में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव तो सर आपस में चिपक जाएंगे, हाँ चिपक जाएंगे अलग बात है, लेकिन हम उनको दूर दूर कर देते हैं। जैसे एक पार्टिकल मान लो यहाँ है, ये है, एल लेंथ की स्ट्रिंग है, और एक पार्टिकल यहाँ है, इसकी स्ट्रिंग भी एल लेंथ की है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि एक पे पॉजिटिव क्यू, एक पे नेगेटिव क्यू मैंने दे रखा है। एक का मास m है, दूसरे का भी m है, मैंने मासेस बराबर लिए हैं, और जो इनके बीच का सेपरेशन है वो d है। क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये दोनों अट्रैक्ट करने वाले हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो पिक्चर ये नहीं रह जाएगी, पिक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, बाद में फ़ोटो बदलेगी तो क्या होगा, मैं मान लो कि ये डी सेपरेशन पे दुनिया है, डी सेपरेशन पे थोड़ा सा ये इधर टिल्ट हो जाने वाला है, और डी सेपरेशन पे ये भी है तो थोड़ा सा ये भी टिल्ट हो जाने वाला है, और यहाँ के बाद ये आपस में सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। अगर ये सेटल हो जाते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि मासेस बराबर हैं, और ड्यू टू सिमेट्री अगर ये एंगल वर्टिकल से थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी वर्टिकल से थीटा बनेगा। ठीक है ना। अब मैं फिर से स्टोरी चेंज करता हूँ, गौर से देखो, नीचे क्या लग रहा है बेटा, mg, ऊपर क्या लग रही है बेटा, टेंशन, नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रही है, टेंशन, और सिमेट्री ये बताती है कि यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ पे इस पर भी F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल केसेस हैं इसलिए हम टेंशन वेंशन सब बराबर मान सकते हैं। अच्छा, रस्सी की लेंथ जो है वो L है, तो मैं इसको L ले लेता हूँ। अगर रस्सी की लेंथ L है, देखना गौर से तो अच्छा लगेगा, तो फिर ये दूरी कितनी है, ये तो L साइन थीटा बनेगी, गौर से सोचो तो, और ये दूरी भी कितनी बनेगी, L साइन थीटा।
यानी कि अब तुमसे अगर कोई कहे कि इन दो मासेस के बीच का सेपरेशन कितना है, तो इन दो मासेस के बीच का सेपरेशन तुम कहोगे शुरुआत में तो डी था, और आज एल साइन थीटा इधर से एल साइन थीटा इधर से कम हो गया है, यानी डी माइनस 2L साइन थीटा हो चुका है बीच का सेपरेशन। अब तुम क्या करो, किसी भी एक पार्टिकल की एफ बना लो। एफ कैसे बनती है, अभी लो बनाते हैं। ये पार्टिकल लिया, नीचे की तरफ इस पर mg लगा दिया, इधर की तरफ इस पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा दिया, और ऐसे करके लग गया टेंशन। और क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है, देखो आप ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा है, मतलब ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनाया, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल बनाया, और ये थीटा बना दिया। ऊपर की तरफ देखो कंपोनेंट टेंशन का आएगा, और वो टेंशन का कंपोनेंट बनेगा बेटा टी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा बेटा टी साइन थीटा। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टी साइन थीटा है वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 लिख देना चाहिए था मुझे, इस पर्टिकुलर सवाल में मैंने Q और Q ले रखा है इसलिए वो Q स्क्वायर बन गया है, अपॉन बीच का सेपरेशन मुझे ये पता है, दैट इज़ D माइनस 2L साइन थीटा, और फिर इसका होल स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो गया। अब ये T कॉस थीटा जो है ये बन जाएगा आपका mg के बिल्कुल बराबर। अगेन वही दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, बीच का सेपरेशन अलग हो गया है इसलिए इक्वेशन थोड़ी सी बदल गई है, लेकिन गौर से देखो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैरायटी है, कुछ नया इसमें है नहीं। इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी, और ऐसे प्रॉब्लम्स से ऐसे डील किया जाता है। आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन ढूंढें, उसके बाद उसका एफपीडी बनाएं, फिर फोर्सेस इक्वेट करें, और जो भी रिक्वायरमेंट हो। इसमें करते क्या है, टेंशन पूछ लेते हैं, थीटा पूछ लेते हैं, क्यू पूछ लेते हैं, पर जो भी पूछेंगे दो ही चीज़ें छुपाएंगे, बाकी सब देंगे। इक्वेशंस आपके पास दो हैं, और मैथ ये सिखाती है कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल तभी आंसर आएगा, तीसरा वेरिएबल होगा तो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब जब भी आपको शीट में किसी बुक में क्वेश्चन मिलेगा तो 100% ऐसा मिलेगा जिसमें दो ही वेरिएबल हो, तो पेंडुलम प्रॉब्लम तो इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये पेंडुलम प्रॉब्लम की बात थी। आगे हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कल पे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वर्टिकल सर्कल हो रहा है, हमने सर्कल पढ़ा था लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पढ़ा था, अब इच्छा ये है कि मैं आपको वर्टिकल प्लेन में सर्कल की थोड़ी बहुत बातें सिखाऊं, तो मैं आपको वर्टिकल प्लेन में सर्कल सिखाऊंगा। वर्टिकल प्लेन के सर्कल के लिए हम रात में मिलेंगे, तो रात तक का इंतज़ार करें। फ़िलहाल इस लेक्चर को यहाँ तक ज़रूर देखें, इसके बाद हम मिलेंगे रात में वर्टिकल सर्कल और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को डेवलप करते हुए, क्योंकि अब बात इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।